नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 9 फरवरी 1943। जगह जर्मनी का एक शांत सा शहर कील। वहीं से रवाना होती है एक जर्मन सबमरीन। सब सोल्जर्स जर्मन थे, लेकिन उनमें एक ऐसा इंसान भी था जो जर्मन नहीं था। वो था एक भारतीय, एक नाम जिसने इतिहास की धड़कनों को तेज कर दिया। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो भारतीय आत्मा के योद्धा थे, जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिसका नाम सुनते ही ब्रिटिश हुकूमत कांप उठती थी। वो और कोई नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये आग की तरह जलती एक आत्मा की दास्तां है, जिसने जंजीरों में जकड़े भारत को हर हाल में आजाद देखना चाहा। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन साउथ। उन्हें जापान की ओर बढ़ना था, ब्रिटिश जहाजों से भरे महासागर को पार करके, एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया जल रही थी। दूसरा विश्व युद्ध अपने भयानक रूप में था। जर्मन और जापानी सबमरीन दोनों खतरनाक मिशन पर थीं, लेकिन इस बार इनका मिशन सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि नेताजी को सुरक्षित जापान पहुंचाना था। कई दिनों तक समुद्र में संघर्ष चलता रहा। मौसम कभी साथ देता, कभी विरोध करता। आखिर एक सुबह जैसे ही आसमान साफ हुआ, जापानी सबमरीन के कमांडर मिस्टर मत्सुरा जर्मन सबमरीन के पास आए और इस ऐतिहासिक पल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापानी सबमरीन में ट्रांसफर कर दिया गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा सफर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, जर्मनी और जापान, दो अलग देश, दूसरे विश्व युद्ध में उलझे हुए, आखिर क्यों मदद कर रहे थे एक भारतीय की? क्योंकि ये कोई आम भारतीय नहीं थे, ये थे भारत माता के सच्चे सपूत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी सोच, हिम्मत और कूटनीति ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। अब चलिए चलते हैं पीछे। साल था 1939, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इंडिया से बिना पूछे भारत को भी युद्ध का हिस्सा बना दिया। कांग्रेस विरोध में आई और अपने सभी मंत्री पदों से इस्तीफा दे दिए। उधर सुभाष चंद्र बोस एक नई क्रांति की तैयारी कर रहे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव डालकर। उनके विचार कांग्रेस से अलग थे। वो मानते थे कि ये युद्ध भारत की आजादी के लिए एक मौका है, लेकिन उनकी यह सोच कांग्रेस को रास नहीं आई और पार्टी से उनका रास्ता अलग हो गया। जुलाई 1940 कोलकाता, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बोस झुके नहीं। जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। सरकार डर गई। उनकी तबीयत बिगड़ती देख उन्हें हाउस अरेस्ट पर भेज दिया गया। लेकिन नेताजी तो कुछ और ही सोच चुके थे। भागना था और जर्मनी पहुंचना था। 16 जनवरी 1941 रात 1:30 कोलकाता सो रहा था और नेताजी अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ एक नई पहचान में मोहम्मद जियाउद्दीन बनकर निकल पड़े। रास्ता खतरों भरा था। कोलकाता से धनबाद, फिर दिल्ली और पेशावर। वहां उन्होंने खुद को एक गूंगे बहरे पठान के रूप में पेश किया ताकि कोई शक ना करे, और बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए अफगानिस्तान। काबुल तक का सफर 15 दिनों में पूरा हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार को भनक लग गई और अखबारों में छप गया कि सुभाष चंद्र बोस लापता हैं। पर तब तक नेताजी बहुत दूर निकल चुके थे। काबुल से होते हुए सोवियत रूस, फिर जर्मनी और फिर जापान, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और भारत से बाहर बैठकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ी। और हिंदुस्तान जैसे अखबारों ने खबर छाप दी थी, सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए हैं। और उसके बाद राइटर्स ने भी इसे उठा लिया। पूरी दुनिया में एक खबर फैल गई, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिशों की गिरफ्त से भाग निकले हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की तो जैसे नींद उड़ गई थी। रिपोर्ट दर रिपोर्ट आने लगी। किसी में कहा गया कि वो जापान जाने वाले जहाज में हैं, तो किसी और रिपोर्ट में कोई और कहानी। थोड़ी रफ्तार बढ़ती है, रोमांच बढ़ता है। कलकत्ता से जापान जाने वाले एक जहाज की तलाशी तक ली गई, लेकिन सुभाष का कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल उन्होंने अपने भतीजे शिशिर बोस से पहले ही कहा था, अगर हम 4 से 5 दिन तक बच निकले तो फिर हमें पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। और यही हुआ। सस्पेंस के साथ काबुल पहुंचने के बाद नेताजी सीधा सोवियत एम्बेसी गए। उम्मीद थी कि वहां से मदद मिलेगी,
पर वहां उन्हें शक की निगाह से देखा गया। रूसी अधिकारियों को लगा शायद वो कोई ब्रिटिश एजेंट हो जो सोवियत यूनियन में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी उम्मीद के साथ अब नेताजी ने जर्मन एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश की। वहां तैनात जर्मन मंत्री ट्रॉट स्पेलब्रेक ने बर्लिन में अपने विदेश मंत्रालय को टेलीग्राम भेजा। मैंने सुभाष से मुलाकात की है, उन्हें सलाह दी है कि वो अफगानिस्तान में अपने इंडियन दोस्तों के साथ छुपे रहे और मैं उनकी तरफ से रशियन एम्बेसी से संपर्क करूंगा। 22 फरवरी 1941 को नेताजी की मुलाकात इटालियन एम्बेसी के अधिकारियों से होती है। 10 मार्च को उन्हें एक नया पासपोर्ट दिया जाता है। नाम होता है ऑरलैंडो माजोटा, एक इटालियन बिजनेसमैन। नाटकीय मोड़, इधर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कुछ राजनयिक संदेश इंटरसेप्ट कर लिए थे। उन्हें खबर लग गई कि नेताजी काबुल में हैं और जर्मनी जाने की योजना बना रहे हैं। पर नेताजी एक कदम आगे थे। उन्होंने वो रास्ता चुना ही नहीं जिसे ब्रिटिश सोच रहे थे। वो अफगानिस्तान से होते हुए सीधे मॉस्को पहुंचे और वहां से ट्रेन पकड़ी बर्लिन की ओर। 2 अप्रैल 1941 नेताजी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। उनके सामने 3 बड़े लक्ष्य थे। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य आजाद हिंद सरकार की स्थापना, ऐसा माध्यम खोजना जिससे वो अपनी आवाज हिंदुस्तानियों तक पहुंचा सके, और तीसरा एक इंडियन आर्मी खड़ी करना जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़े। संघर्ष के स्वर में, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जर्मनी की सरकार, खासकर हिटलर, भारत की आजादी के पक्ष में नहीं था। हिटलर ने साफ साफ लिखा था वो ब्रिटिश राज की नीतियों की तारीफ करता है और भारत को उसी राज में देखना चाहता है। उसने भारत की आजादी की लड़ाई को एशियाटिक जुगलरी कहा, एक तमाशा। फिर भी प्रेरक स्वर। लेकिन नेताजी ये जानते थे कि ये रिश्ता एक ट्रांजैक्शनल अलायंस है। दोनों पक्ष एक दूसरे का फायदा देख रहे हैं। तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना हुई। उन्होंने हिटलर को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें सुझाव था कि जर्मन सेना ब्रिटिश राज पर हमला करे, ब्रिटिश साम्राज्य के दिल पर। हालांकि हिटलर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बची रही। उत्साह से फोन ऑफिस के सहयोग से एक स्पेशल इंडिया डिवीजन तैयार हुआ और 2 नवंबर 1941 को आधिकारिक रूप से फ्री इंडिया सेंटर अस्तित्व में आया। इस संघर्ष का नाम रखा गया आजाद हिंद संगठन का नाम। 20 मई 1941 को नेताजी ने एक डिटेल्ड प्लान सबमिट किया, कैसे दुनिया भर में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। अब वक्त था अपनी असली पहचान सामने लाने का। नेताजी ने रेडियो पर पहली बार अपनी आवाज में कहा, बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। फरवरी 1942 में यह रेडियो भारत में भी प्रसारित होने लगा और साथ ही शुरू हुई आजाद हिंद नाम से एक पत्रिका। कुछ ही दिनों में इसकी 5000 कॉपियां जर्मनी भर में फैल चुकी थीं। लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे और समझ रहे थे कि एक नया युग आने वाला है। लेकिन तीसरे और सबसे अहम मकसद में दिक्कत आ रही थी। नेताजी चाहते थे कि उनकी आर्मी को इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाए, पर जर्मन सरकार ने एक नई इंडिपेंडेंट आर्मी को मान्यता देने से साफ मना कर दिया। आखिरकार इसका नाम पड़ा इंडियन लीजन। नेताजी ने अलग अलग धर्म, जाति और सोच के 10,000 से ज्यादा भारतीयों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया था। उनकी ट्रेन छोटी जरूर थी, सिर्फ 5,000 सोल्जर्स के करीब, लेकिन उनका सपना ऐतिहासिक था। इन कैंप्स में नेताजी ने एक और चीज साबित की कि भारत की एकता धर्मों से बड़ी है। यहां कोई भेदभाव नहीं था, सब एक ही यूनिफॉर्म में थे, एक ही मिशन के लिए। ये सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक क्रांति थी जहां धर्म, जाति और क्षेत्र की दीवारें टूट चुकी थीं। सबका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। संघर्ष की गूंज के साथ अंत 26 अगस्त 1942 को इंडियन लीजन ने अपनी शपथ ली और इसी के साथ जर्मनी में नेताजी का मिशन लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन फिर भी एक बड़ी समस्या बनी रही। जर्मनी और हिटलर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने को तैयार नहीं थे, और जब नेताजी की हिटलर से मुलाकात हुई
तो उन्हें समझ में आ गया कि उसके लिए इंडिया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल था। वो जान गए, अगर असली लड़ाई लड़नी है तो नजरें अब जापान की ओर मोड़नी होंगी। इधर जापान सिंगापुर पर कब्जा कर चुका था। करीब 40,000 भारतीय सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ रहे थे, अब जापान के बंदी बन चुके थे। नेताजी को इस भीड़ में एक यूनिटी दिखती है। अगर इन सभी को संगठित किया जाए तो एक नई आजाद हिंद फौज खड़ी हो सकती है। उसी वक्त भारत में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। देश में क्रांति की आग जल उठती है। जब यह खबर नेताजी तक पहुंचती है तो वह आजाद हिंद रेडियो पर कहते हैं, सभी भारतीयों से निवेदन है, गांधी जी का साथ दीजिए। उनका आंदोलन भारत के अंदर है और मेरा आंदोलन भारत के बाहर, लेकिन हमारा मकसद एक ही है, आजादी। नेताजी यह भी कहते हैं, मिस्टर जिन्ना और सावरकर जैसे लीडर्स से कहना चाहता हूं, ब्रिटिश से समझौता मत करिए, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं जब ब्रिटिश सत्ता का अंत होगा। द इंडियन स्ट्रगल। नेताजी ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि अगर मेरा तरीका सफल हुआ तो गांधी जी मुझे सबसे पहला बधाई संदेश भेजेंगे। विचार अलग थे लेकिन सम्मान बराबर। और अब वक्त था जमीन से अंडरग्राउंड जाने का। एक जर्मन सबमरीन यूएक्स 180 में बैठकर नेताजी निकल पड़ते हैं जापान की ओर। उनका नया नाम मिस्टर मात्सुदा, साथ में इंडियन लीजन के एक और नेता हसन सखरानी। 2.5 महीने बाद वे मडगास्कर पहुंचते हैं। वहां से जापानी सबमरीन में ट्रांसफर होते हैं और 16 मई 1943 वे जापान पहुंच जाते हैं। जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो के साथ नेताजी की मुलाकात। नेताजी की जापानी प्रधानमंत्री से 2 अहम मुलाकातें होती हैं, 10 जून और 14 जून को। क्या जापान बिना किसी शर्त के भारत को आजादी दिलाने में मदद करेगा? हिटलर से यह जवाब कभी नहीं मिला था, लेकिन जापान में एक सवाल पूछने के बाद ही नेताजी को सपोर्ट मिल जाता है। 16 जून को जापानी डाइट में एक ऐतिहासिक भाषण दिया जाता है। India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. In this connection, I should add that the statements made by Premier General Tojo on India since March 1942. अब वक्त था अगला कदम उठाने का। 2 जुलाई 1943 नेताजी सिंगापुर पहुंचते हैं। जगह जगह माला पहनाई जाती है, कदम कदम बढ़ाए जा बजाया जाता है। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। रस बिहारी बोस से मुलाकात, आईएनए की कमान सौंपना। रस बिहारी बोस जो पहले आईएनए शुरू कर चुके थे, वह नेताजी को पूरी कमान सौंप देते हैं। आईएनए के 13,000 सैनिक उस वक्त तैयार थे। नेताजी का प्लान, इस फोर्स को 50,000 तक बढ़ाना और फिर 3 मिलियन तक। जापानी कहते हैं, हम सिर्फ 30,000 को ही हथियार दे सकते हैं। लेकिन नेताजी का जवाब था साफ, ये सिर्फ आर्मी नहीं, ये इंडिया का जन आंदोलन है। इस आर्मी में कोई भेदभाव नहीं था, सबका मकसद एक था, स्वतंत्र भारत। 5 रेजिमेंट्स बनाई गई, गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, रानी झांसी और खुद सुभाष के नाम पर। 1943 में नेताजी को एक बड़ी उम्मीद नजर आने लगी थी। इंडियन नेशनल आर्मी अब सिर्फ एक सपना नहीं, एक सच्चाई बन चुकी थी। लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार तब हुआ जब गांधी जी के फॉलोअर्स ने भी आईएनए को समर्थन देना शुरू कर दिया। 2 अक्टूबर 1943 इस दिन नेताजी गांधी जी के लिए एक बेहद भावुक संदेश भेजते हैं। राष्ट्रपिता, भारत की आजादी की पवित्र जंग में हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। यह वो पल था जब पहली बार किसी ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। और ये कोई आम इंसान नहीं, खुद सुभाष चंद्र बोस थे।
गांधी जी भी इस प्यार को ठुकरा नहीं सके। उन्होंने नेताजी को प्रिंस अमोंग पैट्रियट्स कहा। 21 अक्टूबर 1943 नेताजी सिंगापुर में एक क्रांतिकारी ऐलान करते हैं। आजाद हिंद सरकार की स्थापना होती है। नेताजी इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड बनते हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल सरकार नहीं थी। हम एक लड़ाकू सरकार हैं। हमारा मिशन है आजादी, और इसके लिए हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। आजाद हिंद सरकार के पास पूरा अधिकार था टैक्स कलेक्शन, कानून लागू करना और सबसे जरूरी साउथ ईस्ट एशिया में बसे लाखों भारतीयों की जुरिडिक्शन। और सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1943 जापानी सेना अंडमान और निकोबार द्वीपों से ब्रिटिशों को खदेड़ देती है। 30 दिसंबर 1943 इतिहास रचा जाता है। पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराया जाता है और वो हाथ नेताजी के थे। अब आजाद हिंद सरकार ने जापान के साथ एक समझौता किया, एक इंडो जापानी लोन एग्रीमेंट। जापान इंडिया को 100 मिलियन येन का लोन देता है, लेकिन नेताजी सिर्फ 10 मिलियन ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भारत को किसी का क्लाइंट स्टेट नहीं बनाना चाहते थे। 7 जनवरी 1944 नेताजी सरकार का हेडक्वार्टर सिंगापुर से बर्मा के रंगून ले जाते हैं। अब वो भारत की सीमाओं के और भी करीब आ गए थे। अगला टारगेट था इम्फाल और कोहिमा। मार्च 1946 आईएनए और जापानी सेना मिलकर इम्फाल की ओर बढ़ती है। ये लड़ाई इतिहास की सबसे मुश्किल बैटल्स में गिनी जाती है। बैटल ऑफ इम्फाल कोहिमा, जो पूरे 4.5 महीने तक चली। भारत की जमीन पर पहली बार तिरंगा लहराया गया, मणिपुर की धरती पर। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चला। जल्दी आ गया मानसून, मिट्टी कीचड़ में बदल गई, लड़ाई बेहद मुश्किल हो गई। जापानी सेना अब अमेरिकियों से भी जूझ रही थी और एयर कवर की पूरी तरह से कमी थी। ब्रिटिश जहाजों ने आईएनए की सप्लाई लाइनों को काट डाला। राशन खत्म होने लगा। आईएनए और जापानी सोल्जर्स को घास और जंगली फूलों पर जीना पड़ा। जुलाई 1944 अब हालात बद से बदतर हो गए थे। गांधी जी को जेल से रिहा हुए 2 साल हो चुके थे। नेताजी रेडियो से एक आखिरी अपील करते हैं, राष्ट्रपिता, भारत की आजादी की इस पवित्र लड़ाई में हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। लेकिन अब इम्फाल को होल्ड कर पाना नामुमकिन था। जापानी सेना ने सूचना दी, रिट्रीट जरूरी है। आईएनए की सेना वापस बर्मा की ओर लौटती है। 21 अगस्त 1944 नेताजी सार्वजनिक रूप से इस फेलियर को स्वीकार करते हैं। मौसम के कारण और सप्लाई चेन की विफलता की वजह से हमें पीछे हटना पड़ा। अब नेताजी वापस सिंगापुर लौटते हैं और कोशिश करते हैं आईएनए को फिर से खड़ा करने की। इस मूवमेंट का क्या होता है आगे? क्या नेताजी हार मानते हैं? आईएनए की सेना क्या वाकई फिर से खड़ी होती है? और सबसे जरूरी, कैसे इस आंदोलन ने भारत की आजादी को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया? इन सब की कहानी आपको अगले पार्ट में सुनने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अगले पार्ट का इंतजार जरूर करें। इस मूवमेंट का क्या होता है आगे? क्या नेताजी हार मानते हैं? आईएनए की सेना क्या वाकई फिर से खड़ी होती है? और सबसे जरूरी, कैसे इस आंदोलन ने भारत की आजादी को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया? इन सब की कहानी आपको अगले पार्ट में सुनने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अगले पार्ट का इंतजार जरूर करें। और अगर ऐसी ही कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नए ख्वाब के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।